नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। अपना बिहार में सबसे पहले बात सीएम नीतीश कुमार की विपक्षी एकता की मुहिम की, जिसको लेकर सीएम नीतीश कुमार तूफानी दौरा कर रहे हैं, विपक्षी दलों के नेताओं से मिल रहे हैं, उनसे विपक्षी एकता को लेकर बात कर रहे हैं, देश के मौजूदा हालात के बारे में अपना पक्ष समझा रहे हैं और एकजुट होकर 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम नीतीश कुमार आज मुंबई जाने वाले हैं, जहां वो पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात करने वाले हैं। इससे पहले 10 मई को उन्होंने रांची जाकर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की और उससे पहले 9 मई को उन्होंने भुवनेश्वर जाकर ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक से मुलाकात की थी। वैसे तो सीएम नीतीश कुमार बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद से ही विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं और वो विपक्षी नेताओं से मुलाकात भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी इस कोशिश ने पिछले महीने उस वक्त गति पकड़ ली जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनसे विपक्षी एकता की मुहिम तेज करने को लेकर हरी झंडी दी। इसके बाद नीतीश कुमार ने दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। सीएम नीतीश की मुलाकात इसके बाद अरविंद केजरीवाल से भी हुई। उसके अगले ही दिन सीएम नीतीश कुमार लेफ्ट नेता डी राजा और सीताराम येचुरी से भी मिले। फिर 24 अप्रैल को उन्होंने कोलकाता जाकर ममता बनर्जी और उसी दिन लखनऊ जाकर अखिलेश यादव से मुलाकात की। तो विपक्षी एकता को लेकर सीएम नीतीश कुमार लगातार अपनी मुहिम में जुटे हुए हैं, एक के बाद एक दौरा कर रहे हैं। आज वो मुंबई जाकर पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि बीते कल उन्होंने झारखंड में रांची में जाकर सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की और लगातार एक के बाद एक वो दौरा कर रहे हैं। हम आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से सीएम नीतीश कुमार की यह मुहिम आगे बढ़ती रही। 12 अप्रैल से यह मुहिम शुरू हुई थी जब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से उनकी मुलाकात हुई थी और आज 11 मई उद्धव ठाकरे से उनकी मुलाकात हो रही है मुंबई में। आपको बता दें कि वो एनसीपी प्रमुख शरद पवार से भी मिलेंगे और अपना पक्ष रखेंगे कि आखिर क्यों वो इस मुहिम के लिए कोशिश कर रहे हैं। लोग आपस में काफी बातचीत कर लिए हैं, एकजुट होकर के चलेंगे और हम लोगों की राय है कि पूरे देश में विपक्ष के अधिकांश लोगों की एकजुटता हो जाए और मिलकर चलेंगे। पॉलिटिकल डिस्कशन है, हम लोग का तो पुराना रिश्ता है। आप सब पॉलिटिकल बात की चिंता मत करिए, हम लोगों का संबंध से इतना ज्यादा है कि पॉलिटिकल बात सोचने की जरूरत नहीं है। लोग पता नहीं इतिहास को बदल देंगे, क्या करेंगे, तो सब लोगों को अलर्ट होना है। इसलिए हम लोग सब लोगों से बातचीत, और आज बहुत अच्छी बातचीत हुई है और फिर इसके आगे आवश्यकता अनुसार जब होगा तो हम लोग सब एक साथ और अन्य पार्टियों को सबको एक साथ करके और बैठ करके बातचीत भी करेंगे और बैठ करके बातचीत किए हैं। और जैसा इन्होंने कहा, हम लोगों ने तय किया है कि ज्यादा से ज्यादा पार्टियों को देश में हम लोग एकजुट करें और मिल करके सब लोग काम करेंगे ताकि यह देश आगे बढ़े। पूरे देश में एकजुट करने का प्रयास करें और उसके लिए हम लोग अपना कोशिश करेंगे। सब लोग एग्री करेंगे, वो सब लोग बैठेंगे और एक साथ हम लोग आगे का काम करेंगे, मिलकर के चलेंगे। अधिक से अधिक विपक्षी पार्टियों को एकजुट करेंगे। अब आज देख लीजिए, बाकी सब पर कोई कमेंट नहीं करना। और सीएम नीतीश के मुंबई दौरे को लेकर महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने बड़ा बयान दिया है। आदित्य ठाकरे ने कहा है कि हम सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का स्वागत करते हैं। पूरी शिवसेना इन दोनों नेताओं का स्वागत करती है। साथ ही आदित्य ठाकरे ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में हम किस ओर जा रहे हैं, यह देखना होगा कि हम लोकशाही, लोकतंत्र की ओर जा रहे हैं या फिर हुकुमशाही हावी है। बिहार के मुख्यमंत्री महोदय और उप मुख्यमंत्री महोदय नीतीश कुमार साहब और तेजस्वी जी मातोश्री आएंगे
उद्धव जी और मैं उनका स्वागत करते हैं। पूरे पक्ष के हिसाब से अगर आप देखें तो पूरा शिवसेना उनका स्वागत करती है। लेकिन यही बात है कि देश में हम किस ओर जा रहे हैं, लोकशाही, लोकतंत्र और संविधान की तरफ है या फिर किसी हुक्मशाही की तरफ जा रहे हैं, उस पर विचार करना जरूरी है। और हमारे साथ मुंबई से हमारे संवाददाता वसीम जुड़े हुए हैं। वसीम, आपसे हम जानना चाहेंगे, बिहार में पूरी चर्चा है इस मुलाकात को लेकर। अगर बात मुंबई की करें, महाराष्ट्र की सियासत के गलियारों में आखिर इस मुलाकात को किस तरह से देखा जा रहा है? कि देश की राजनीति में भी इस मुलाकात को काफी अहमियत दी जा रही है। मैं इस वक्त नातोश्री के बाहर हूं। पहले आपको यहाँ का नजारा दिखाना चाहता हूं कि बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए हैं, जिसमें शिवसेना उद्धव ठाकरे का भी पोस्टर है, साथ ही नीतीश कुमार के जो पोस्टर्स है वो लगे हुए हैं। इनमें साफ तौर पर यही लिखा है कि देश मांगे नीतीश कुमार, यानी कि कहीं ना कहीं एक छवि बदलने की कोशिश साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र की राजनीति में अक्सर देखा गया है कि बदलाव की स्थिति की अगर शुरुआत होती है तो महाराष्ट्र से ही होती है। और जिस तरह से महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी, 3 पार्टियां जो अपने विचारों के साथ यहाँ पे पार्टी आकर चुनाव सरकार बनाती, भले ही वो सरकार कुछ सालों में गिर जाती है, लेकिन एक अपना इतिहास रहा है। नीतीश कुमार का ये दौरा अपने आप में एक राजनीतिक दौरे के तौर पर देखा जा रहा है। सबसे पहले मैं उनके शेड्यूल की बात करें तो 12:30 बजे वो एयरपोर्ट पर उतरेंगे। उसके बाद सीधा मातोश्री आएंगे, जहाँ पे स्नेह भोजन है उद्धव ठाकरे के साथ, और उसमें काफी कुछ चर्चा होने की संभावना नजर आ रही है। उसके बाद वो यहाँ से निकलते हुए शरद पवार के घर जाएंगे सिल्वर ओक, जहां पर उनके साथ मुलाकात होगी। ये 2 बड़े नेता जो महाराष्ट्र की राजनीति को किसी भी करवट बदल सकते हैं, उनसे नीतीश कुमार का मिलना और साथ में तेजस्वी यादव का आकर मिलना तो कहीं न कहीं एक राजनीतिक रंग जरूर ले रहा है। सबसे अहम सवाल अब ये उठने लगे हैं कि अगर नीतीश कुमार महाराष्ट्र में आते हैं, महाविकास आघाड़ी के 2 दलों के नेताओं से मुलाकात करते हैं, लेकिन वहीं पे वो कहीं ना कहीं दूरियां कांग्रेस से बनाकर रखे हुए हैं, तो राजनीति में अलग अलग पहलू नजर आ रहे हैं। भले ही एक स्नेह के तौर पर यहाँ पे मुलाकात का नाम दिया जा रहा हो, लेकिन इस मुलाकात के एक राजनीतिक रंग साफ तौर पे दिखाई दे रहे। जिस तरह से विपक्ष एकजुट हो, इसे लेकर शरद पवार लगातार प्रयास करते हुए नजर आए हैं। उद्धव ठाकरे को भी एक चेहरे के तौर पर इसी तरह से प्रेजेंट करने की कोशिश महाविकास आघाड़ी की है कि सारे जो विपक्ष उनको एकजुट किया जाए। इससे पहले भी कई बड़े नेता उनके साथ मुलाकात कर चुके हैं। तो नीतीश कुमार जी का ये मुलाकात कहीं ना कहीं अपने आप में कहानी बयां कर रहा है। और ऐसे वक्त में जब महाराष्ट्र की सत्ता संघर्ष को लेकर फैसला आने वाला है, कुछ ही देर में कोर्ट में नतीजा सामने आएगा, फैसले की आगे ये सरकार का भविष्य क्या है, बीजेपी और शिंदे ग्रुप का। तो एक राजनीति में महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे का एक बहुत ही बड़ा योगदान है, उनके परिवार का, और खुद वो एक वसीम, टाइमिंग की आप बात कर रहे हैं, तो ये टाइमिंग आज की काफी अहमियत रखती है इस मुलाकात को लेकर। लेकिन अगर बात हम एनसीपी की करें तो एनसीपी का क्या रुख है? क्या जितना उत्साह उद्धव ठाकरे की पार्टी और उद्धव ठाकरे दिखा रहे हैं, क्या एनसीपी की तरफ से भी वही उत्साह दिखाया जा रहा है इस मुलाकात को लेकर? मुलाकात को लेकर एनसीपी के खेमे भी खुशियां साफ तौर पर नजर आ रही हैं, क्योंकि जिस तरह से एक चेहरा शरद पवार जो देश की राजनीति में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं, देश की राजनीति से कई तरह के बड़े दिग्गजों के साथ उनका उठना बैठना रहा है, किस तरह की पहलुओं पर चर्चा करना शरद पवार भली भांति जानते हैं। तो ऐसे वक्त में अगर वो शरद पवार से मुलाकात करते हैं, जब शरद पवार इस बात पे जोर दे रहे हैं अक्सर कि विपक्ष को एक साथ आना चाहिए, तो ही जाके कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ लड़ा जा सकता है। तो ऐसे में अगर नीतीश कुमार पहुंचते हैं, शरद पवार जी के साथ की मुलाकात होती है, इस मुलाकात में अगर कोई चर्चा होती है और रणनीति तय की जाती है, क्योंकि अब से ही लोकसभा चुनाव की तैयारियां साफ तौर पर महाराष्ट्र में देखने मिल रही है। सबसे महाराष्ट्र की जो सीटों की अगर बात करें तो 48 सीटें हैं। इन 48 सीटों का बहुत बड़ा योगदान होता है प्रधानमंत्री चुनने में। तो ऐसे वक्त में यहाँ की जो राजनीति जो करवट लेती है, उसमें शरद पवार का एक अपना ही रुख रहा है। हमने पहले भी देखा है कि जब एनसीपी और कांग्रेस की जब गठबंधन था, उस दौरान जो उनके नेताओं की हालत थी, लेकिन शरद पवार का जिस तरह से बारिश में भीग कर प्रचार करना, वो करवट लेती नजर आए। अच्छी खासी सीट यहाँ पर उनकी आई। तो जिस तरह से शरद पवार की अपनी छवि है और वक्त पर किस तरह के डिसीजन लिए जा सकते हैं, इसमें वो काफी माहिर है। और जिस वक्त अगर नीतीश कुमार और शरद पवार की बैठक होती है, इस बैठक में जरूर कुछ अलग राजनीति देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में। चलिए वसीम, यानी कि ये माना जाए कि विपक्षी एकता की जो नीतीश कुमार की मुहिम है, उसकी एक अलग तस्वीर देखने को महाराष्ट्र में मिल सकती है, और इसी मुहिम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जुटे हुए हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि सीएम नीतीश कुमार की विपक्षी एकता की यह मंजिल कहां पर कितनी दूर है और कहां पर कितनी पास नजर आती है।
नीतीश कुमार रांची में सीएम हेमंत सोरेन से मिले। झारखंड में कांग्रेस के साथ हेमंत की सरकार है, ऐसे में राहुल गांधी को हेमंत का समर्थन मिलेगा। झारखंड में विपक्षी एकता की मंजिल पास नजर आ रही है। लेकिन अगर बात हम ओडिशा की करें तो भुवनेश्वर में नीतीश की नवीन पटनायक से मुलाकात हुई। दोनों नेताओं के बीच विपक्षी एकता पर बात नहीं हुई और यह बात दोनों नेताओं ने कही। नवीन पटनायक का कांग्रेस विरोध रुख सार्वजनिक है। नवीन पटनायक पीएम मोदी के करीबी माने जाते हैं। कई मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पटनायक का समर्थन मिल चुका है, साथ मिल चुका है। तो ओडिशा की अगर बात करें तो यहां पर विपक्षी एकता की मंजिल काफी दूर नजर आ रही है। सीएम नीतीश कुमार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से भी मिले। नीतीश केजरीवाल को कांग्रेस के करीब लाना चाहते हैं, विपक्षी एकता की अपनी मंजिल को पाना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, कांग्रेस नेता केजरीवाल के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कांग्रेस नेता अरविंद केजरीवाल को भ्रष्ट बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के शीश महल पर उनको घेर रहे हैं। ऐसे में केजरीवाल का साथ आना इन हालातों में तो मुश्किल लगता है। तो दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में विपक्षी एकता की मंजिल दूर है। वहीं नीतीश कुमार ने कोलकाता में ममता बनर्जी से भी मुलाकात की। ममता बनर्जी ने भी विपक्षी एकता पर जोर तो दिया। ममता बनर्जी मोदी सरकार के खिलाफ तो हैं, लेकिन ममता बनर्जी को राहुल गांधी का नेतृत्व मंजूर नहीं है। ममता बनर्जी खुद को पीएम पद का कैंडिडेट मानती हैं। इधर सीएम नीतीश कुमार ने लखनऊ में अखिलेश यादव से भी मुलाकात की। यहां भी विपक्षी एकता पर अखिलेश हां करते नजर आए। उनकी मुलाकात ममता बनर्जी से हो चुकी है। लेकिन अगर बात दोनों नेताओं की करें, यानी कि अखिलेश और ममता की करें, तो दोनों ही नेताओं ने कांग्रेस से दूरी बनाए रखने का फैसला लिया है। पश्चिम बंगाल, यूपी की अगर बात करें तो ये दो बड़े राज्य हैं और यहां पर विपक्षी एकता की मंजिल दूर नजर आ रही है। पटना में बहुत पहले तेलंगाना के सीएम केसीआर से नीतीश कुमार की मुलाकात हो चुकी है। नीतीश कुमार के साथ मेन फ्रंट की बात भी वो कह चुके हैं, लेकिन उस वक्त उस मेन फ्रंट में कांग्रेस शामिल नहीं थी और तेलंगाना जाकर केसीआर बीआरएस बना चुके हैं। राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व की अपनी महत्वाकांक्षा जाहिर कर चुके हैं। ऐसे में तेलंगाना में भी विपक्षी एकता की मंजिल दूर नजर आ रही है। बात अगर आंध्र प्रदेश की करें तो सीएम जगन मोहन की कांग्रेस से दूरी जग जाहिर है। इधर तमिलनाडु के सीएम एम स्टालिन अपनी महत्वाकांक्षा बता चुके हैं। वो चेन्नई में राष्ट्रीय जातीय सम्मेलन कर चुके हैं और इसी बीच आज नीतीश की उद्धव और पवार से मुलाकात तो होनी है। उद्धव कुल मिलाकर विपक्षी एकता के साथ है, लेकिन शरद पवार कई मुद्दों पर अपनी अलग राय रख चुके हैं। कांग्रेस को कई मुद्दों पर सलाह तक दे चुके हैं। तो महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में विपक्षी एकता की मंजिल पास नजर आ रही है। और इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरह से विपक्षी एकता को लेकर तूफानी दौरा कर रहे हैं, उस तरह से इस दौरे को लेकर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं कि नीतीश अपने मंजिल के कितने करीब पहुंच चुके हैं या अभी भी उनकी मंजिल दूर है। इस पर जेडीयू और आरजेडी नेताओं ने अपना बयान दिया है। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने कहा है कि विपक्षी एकजुटता के बेहद करीब हैं हम लोग। तो वहीं आरजेडी का कहना है कि अब मंजिल दूर नहीं, इसी कारण बीजेपी वाले बेचैन हो रहे हैं। बिहार में जो महागठबंधन बना, जो बिहार मॉडल, गैर भाजपा दलों की एकजुटता, सीबीआई, ईडी और आईटी के तमाम दुरुपयोग के बावजूद जो विपक्षी एकता की मुहिम है वो रंग ला रहा है। अब इसकी गूंज महाराष्ट्र तक पहुंच रही है। तो स्वाभाविक है, देश में जो 2024 का लोकसभा चुनाव है और क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने की घोषणा, कांग्रेस सहित विपक्षी एकता का जो मॉडल है वही देश के अंदर प्रभावी मॉडल है और हमारी उम्मीद है कि अब बेहतर मॉडल बनेगा। विपक्षी एकता की मंजिल अब दूर कहाँ, वो बिल्कुल पास है। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी और तेजस्वी जी झारखंड गए, कोलकाता गए या फिर मुख्यमंत्री जी ओडिशा गए, जहां भी जा रहे हैं, दिल्ली में जिस तरह से मुलाकातें इन लोगों की हो रही है, नेता से खुली हाथों से इन लोगों का स्वागत हो रहा है, तो विपक्षी एकता तो बिल्कुल हम लोग एक हो चुके हैं। विपक्षी एकता असंभव है,
घूमना है घूम ले, पिकनिक मना ले, लेकिन जो पार्टियां आज साथ देने का वादा कर रही है वह भी अंत समय में मुकर जाएगी। देखिए, केंद्र की मौजूदा भाजपा सरकार के खिलाफ एक मजबूत गठबंधन का स्वरूप सामने आता दिख रहा है। थोड़ा वक्त लगेगा, लगातार प्रयास चल रहे हैं और कांग्रेस पार्टी उन तमाम प्रयासों का स्वागत भी कर रही है और उनका सम्मान भी कर रही है। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की सूत्रों के हवाले से। ये बड़ी खबर है, बिहार के सियासी गलियारे से बड़ी खबर यह आ रही है कि बीजेपी में शामिल होंगे आरसीपी सिंह। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह बीजेपी में शामिल होंगे। दोपहर बाद 1 बजे आरसीपी सिंह शामिल हो सकते हैं। सियासी गलियारे से यह सबसे बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी ज्वाइन करेंगे आरसीपी सिंह। तो राज्यसभा सांसद रह चुके हैं आरसीपी सिंह और एक जमाने में नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते थे, लेकिन अब आरसीपी सिंह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह बीजेपी ज्वाइन करेंगे। खबर यह है कि दोपहर 1 बजे आरसीपी सिंह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो बीजेपी में शामिल होकर आरसीपी सिंह अपनी राजनीति की नैया को आगे बढ़ाएंगे और खबर यह है कि दोपहर 1 बजे वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। और रुक करेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर की। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सिपाही समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि 2 दारोगा फरार बताए जा रहे हैं। शराब तस्करी में सिपाही को पकड़ा गया है। बस में शराब लेकर सिपाही आ रहा था। सीतामढ़ी पुलिस का जवान बताया जा रहा है। यह सिपाही कांटी के दरभंगा मोड़ से यह गिरफ्तारी हुई है। कांटी थाना की पुलिस ने कार्रवाई की है। तो मैं अपने थाना क्षेत्र उमाशंकर सिंह को दरभंगा मोड़ भेजा, तो उमाशंकर सिंह के द्वारा देखा गया कि बस में 170-73 पेटी मतलब 1500 लीटर के आसपास विदेशी शराब है। तो मकान के द्वारा मौके पर से दारू पकड़ल था। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार